स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नहवार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बात करेंगे बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग के बाद अब बारी दूसरे चरण की है। दूसरे चरण में 18 जिलों की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता 11 नवंबर को होगा। यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण की सीटों पर प्रचार की ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण में यूपी की सीमा से सटे बिहार की सीटों से लेकर चंपारण बेल्ट, मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र की सीटें पर मतदान होगा। इस तरह पहले चरण में एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की साख दांव पर लगी थी, तो दूसरे चरण में बीजेपी का असल इम्तिहान होना है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस को भी साबित करने का चैलेंज होगा। तो असुद्दीन ओवैसी को बिहार में अपनी साख बचाए रखने की चुनौती है। 2020 में ओवैसी ने इस चरण की सीटों पर जीतकर सभी को चौंका दिया। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं बिहार के दूसरे चरण में कहां-कहां मतदान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण में 18 जिलों की 122 सीटों पर चुनाव है। दूसरे चरण में गयाजी जिले की 10 सीटों पर मतदान, कैमूर जिले की 4, रोहतास जिले की 7 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। औरंगाबाद जिले की 6, अरवल जिले की 2 सीटों पर मतदान, जहानाबाद की जिले की 3, नवादा जिले की 5 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। भागलपुर जिले की 7, बांका जिले की 5 सीटों पर मतदान, जमुई जिले की 4, सीतामढ़ी जिले की 8, शिवहर जिले की 1 सीट पर मतदान, मधुबनी जिले की 10, सुपौल जिले की 5 सीटों पर डाले जाएंगे। पूर्णिया जिले की 7, अररिया जिले की 6 सीटों पर मतदान, कटिहार जिले की 7, किशनगंज जिले की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पूर्वी चंपारण जिले की 12 सीटों पर मतदान, पश्चिमी चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। एनडीए प्रत्याशी नंदकिशोर राम के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के सांसद और भोजपुरी फिल्मी कलाकार रवि किशन ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नंदकिशोर राम एक गरीब परिवार से आते हैं और एनडीए सरकार ने उन्हें रामनगर से प्रत्याशी बनाकर सेवा करने का अवसर दिया है। उन्होंने भोजपुरी गाने गाकर लोगों का मनोरंजन किया और एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। केंद्रीय मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी लोगों से महागठबंधन की सरकार को वोट न देने की अपील की और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब और दलित को सम्मान देने का काम किया है। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो मिथिलांचल में मां सीता के मंदिर का निर्माण होगा। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। नेता जनसभाओं में जुटे हैं और वहीं राजद के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार प्रचार अभियान में डटे हुए हैं। बांका, जमुई और नवादा के बाद की देर शाम वो थोड़ी राहत और रणनीति दोनों के लिए झारखंड के देवघर जिले के मोहनपुर पहुंचे। देवघर में पहुंचते ही स्थानीय कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बन गया। आरजेडी के विधायक दल के नेता सुरेश पासवान स्वयं मोहनपुर पहुंचे और तेजस्वी से चुनावी समीकरणों पर चर्चा की। रात भर ठहरने के दौरान तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें बिहार के सीमावर्ती जिलों बांका, जमुई और भागलपुर में पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने स्वीकार किया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर चुनावी रणभूमि से पीछे हटने का सवाल ही नहीं। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद हमारी ताकत है। बीमारी तो आती जाती रहती है, लेकिन संघर्ष रुकना नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव का प्रचार कार्यक्रम जमुई और नवादा के कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए जनता के बीच जाकर समर्थन जुटाना ही फिलहाल उनका एकमात्र लक्ष्य है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजद के सुप्रीमो लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव अब अपने ही छोटे भाई तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ने के लिए मैदान पर उतर आए हैं, जिसे लेकर झारखंड में महागठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से खुलकर बातचीत की और वहीं इस मौके पर राज्य में महागठबंधन की समीक्षा के संबंध पर भी उनसे चर्चा की। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की
वोटिंग हो चुकी है और जिस तरीके का सियासी माहौल वहां है सभी के बीच है। हम यहाँ पर इसी कड़ी पर बात करने के लिए मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के केशव महतो कमरेज के साथ, और उनसे हम जानेंगे क्या कहना है बिहार में जो चुनाव के नतीजे होंगे। इससे सबसे पहले उनसे जानेंगे इस पर क्या कहेंगे। सर, एपीएन में पहले स्वागत है आपका, क्या कहेंगे, क्या होगा रिजल्ट? बिहार में बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। शुरू से जिस तरह हमारे माननीय न्याय योद्धा राहुल जी ने वोट चोर गद्दी चोर का नारा दिया और किस तरह से पहले भी उन्होंने पूरे साक्ष्यों के साथ वोट चोरी की घटना को उजागर करने का काम किया, और आप देखेंगे कल परसों उन्होंने हरियाणा का भी लोगों के सामने सारी वोट चोरी के सबूतों को प्रमाणिकता के साथ उन्होंने पेश किया। वहाँ की जनता इतने दिन के शासन से सभी उब गई है। वहाँ बेरोजगारी से लेकर महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सारी बातें हैं। वहाँ के युवक काफी चाहते हैं कि वहाँ के किसान मजदूर, वहाँ के कई जो हैं चीनी मिलें, चाहे बहुत सारे ऐसे, अभी चुनाव के बाद में समीक्षा होगी तो वो समय आप सबों को पता चल जाएगा। डॉक्टर प्रदीप बालमुचु का जो बयान था वह कोई हमारा पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं था और वह उनका व्यक्तिगत बयान था। गठबंधन एक है, गठबंधन के विधायक एक हैं, कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं। इसमें कहीं किसी तरह का कोई ये नहीं है बिखराव। सभी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ कि यहाँ पर वह सब विधायक एक हैं। तो सभी विधायक एक है, महागठबंधन एकजुट है, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का। उन्होंने साफ कहा है कि ये उनका निजी बयान था। जी हाँ, प्रदीप बालमुचु के बयान को उन्होंने निजी करार दिया। देखते हैं चुनाव के बाद के नतीजों के साथ समीक्षा की बात का क्या नतीजा सामने आता है। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से, नमस्कार। साहिबगंज जिले के उपायुक्त हेमंत सती ने मंगलवार को निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय और नवनिर्मित बालगृह गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दोनों परियोजनाओं में कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का अवलोकन किया। उपायुक्त ने संबंधित कार्य एजेंसी और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर विद्यालय भवन का निर्माण गुणवत्ता के साथ पूरा करें ताकि आगामी 2026-27 सत्र से स्कूल की कक्षाएं शुरू की जा सके। उन्होंने खिड़कियों में नेट लगाने की बात भी कही ताकि छात्रों को कीड़े मकोड़ों, धूल और अन्य पर्यावरणीय खतरों से सुरक्षा मिल सके। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान के तहत बीते कल सुरक्षा बलों ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके तहत जराईकेला थाना के अंतर्गत कोल्हापू बुरू सारंडा वन क्षेत्र में पुलिस बल और नक्सलियों के बीच एक भीषण मुठभेड़ हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों द्वारा भारी मात्रा में नक्सली गतिविधियों में शामिल होने वाले हथियार से लेकर विस्फोटक सामान बरामद हुए। दरअसल ये अभियान झारखंड पुलिस और 209 कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम द्वारा चलाया जा रहा है। इस बारे में पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि बरामद किए गए लैपटॉप और रेडियो सेट से नक्सलियों के हालिया नेटवर्क गतिविधियों और आगामी योजनाओं के बारे में कई अहम और गुप्त जानकारी मिलने की प्रबल संभावना है। बेरमो सीसीएल बीएंड क्षेत्र के खास महल कुनार परियोजना स्थित रेलवे साइडिंग के किनारे और बरवा बेड़ा गांव के पास पुलिस और सीसीएल सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस छापेमारी में करीब 35 टन अवैध कोयला बरामद किया गया है। छापेमारी दल में गांधीनगर थाना, बोकारो थर्मल थाना, पुलिस और सीसीएल सुरक्षाकर्मी शामिल थे। जब्त किए गए कोयले को रेलवे साइडिंग के अधिकृत स्टॉक में जमा कर दिया गया। अभियान के दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई क्षेत्र में चल रही अवैध कोयला कारोबार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई है। बेरमो में सीसीएल ढोरी क्षेत्र स्थित ढोरी सब स्टेशन में अचानक कैपेसिटर बैंक में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगते ही सब स्टेशन परिसर में घना धुआं फैल गया और आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद कर्मियों ने तत्काल बिजली आपूर्ति बंद कर दी, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना को टाला जा सका।
यहाँ की स्थिति है पूरे ढूंढी एरिया की सुरक्षा के मानकों से खिलवाड़ किया जा रहा है। केवल एनुअल मेंटेनेंस के नाम पर ठेकेदार को काम दे दिया जा रहा है और ठेकेदार एनुअल मेंटेनेंस कुछ नहीं कर रहे। उसमें अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत से उसमें साथ साथ फोरमैन भी हैं। ये लोग केवल एमवी बुक करते हैं। आज जो कैपेसिटर जला, आखिर क्यों जला? कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी उसमें। तो एनुअल मेंटेनेंस के नाम पर फंड का लूट हो रहा है और ये केवल ढोणी एरिया गजब का स्थिति बना हुआ है। अभी आप और जगह भी चले जाइए, बहुत जगह कंप्लेन, आपका सेंटर कॉलोनी सीसीडी है, वहाँ के वही स्थिति है। जहाँ जहाँ बिजली का है सभी सारे कहीं पेड़ पर डाली लटक रही है, सारा गजब का स्थिति है। मतलब एनुअल मेंटेनेंस के नाम पर लूट है। विकास कुमार सिंह, जनता मजदूर संघ सचिव। बोकारो से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर फिर से एक बार कवायद शुरू हुई है। बोकारो एयरपोर्ट बाउंड्री के पास स्थित अतिक्रमण और अवैध बूचड़खाने को आज बोकारो स्टील के टाउन एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के द्वारा हटाने का काम शुरू किया गया है। उड़ान सेवा शुरू करने में आ रही बाधा, जिस कारण डीजीसीए के द्वारा लाइसेंस निर्गत नहीं किया जा रहा था, उड़ान सेवा शुरू करने में विलंब हो रही है। बोकारो स्टील के संपदा न्यायालय के द्वारा अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ इवेक्शन ऑर्डर पास किया जा चुका था। इसके बाद अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन किसी ने भी अतिक्रमण स्थल को खाली करने का काम नहीं किया, जिस कारण आज सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों की देखरेख जिला प्रशासन के द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है। जैसा कि एयरपोर्ट का विस्तार को देखते हुए बीएसएल के स्टेट कोर्ट के द्वारा एविक्शन सूट जो आदेश पारित हुआ है कि जो दुंदी बाजार के आसपास पे जो भी अवैध कब्जा है उसको हटाने को लेकर, उसी को लेकर हम लोग कार्रवाई किए जा रहे हैं। कितने झोपड़ी हटाया जा रहा है, कितने फोर्स लगाए गए हैं, कितने फोर्सेज अप्रॉक्स 100 के आसपास हमारा पुलिस फोर्स है, बीएसएल के भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और मजिस्ट्रेट भी इसमें लगा हुआ है। आज मतलब क्लियर हो जाएगा झोपड़ी? आज जितना हो सकता है आज हम लोग दिन भर में उसको डिमोलिश करेंगे, हटाएंगे। बोकारो उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। ट्रक में लोड 1100 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब को ट्रक सहित जब्त किया गया। शराब का अनुमानित मूल्य लगभग 60 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। बोकारो उत्पाद विभाग को जरीडिया थाना के अंतर्गत बंद क्रैशर में भारी मात्रा में अवैध शराब की खेप होने की सूचना मिली, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त क्रैशर पर छापा मारा गया और उक्त क्रैशर में खड़े ट्रक पर लोड 1100 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की खेप को जब्त किया गया। साथ ही ट्रक को भी कब्जे में लेकर कार्यालय लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में मंत्रियों की उपस्थिति में वंदे मातरम का सामूहिक गायन का लाइव प्रसारण देखा। देश भर में 150 स्थानों पर एक साथ वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश के 140 करोड़ देशवासियों ने वंदे मातरम का गायन किया है, जो एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम का गीत आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसे आज़ादी का मूल मंत्र बनाया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आईआईटी नवा रायपुर के 10वें स्थापना दिवस पर मेक इन सिलिकॉन संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह आयोजन भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर स्थापित यह संस्थान शिक्षा, एकता और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है। यह मिशन न केवल बुनियादी ढांचे को विकसित कर रहा है, बल्कि युवाओं को सशक्त बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सेमीकंडक्टर चिप्स सबको मालूम है कि आज उसकी कितनी ज़रूरत है। मोबाइल बनाने से लेकर हर चीज़ में उसकी आवश्यकता है, तो उस क्षेत्र में हम लोग वैसे काम करना शुरू किए हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर में सेमीकंडक्टर प्लांट का काम चालू हो गया है। फिर भी इस 2 दिवसीय संगोष्ठी से और छत्तीसगढ़ में कैसे इस क्षेत्र में काम होगा, विकास होगा,
उस पर ये 2 दिन का जो संगोष्ठी है ये मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस संगोष्ठी की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ मांगे भी रखी गई हैं। बस्तर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने प्रेस वार्ता में सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए 1 महीने का समय अपर्याप्त है, क्योंकि नवंबर में किसान धान कटाई में व्यस्त रहते हैं। इसके अलावा शिक्षकों को एसआईआर ड्यूटी में लगाने से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मौर्य ने कहा कि कई स्कूलों में 90% शिक्षकों को बीएलओ बना दिया गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है। जनवरी में होने वाली प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल परीक्षाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है। मौर्य ने सरकार से मांग की कि एसआईआर प्रक्रिया की अवधि बढ़ाई जाए और शिक्षकों को इस ड्यूटी से मुक्त किया जाए। छत्तीसगढ़ में भी चालू की गई है। यह समय नहीं है इस प्रक्रिया को पूर्ण करने का, क्योंकि अभी धान कटाई का समय भी है और जिसमें ड्यूटी लगाई गई है अधिकांशतः शिक्षक हैं। ऐसे में पढ़ाई भी प्रभावित होगी और धान के कटाई का समय है, तो इस दरमियान जो वोटर हैं वो भी समय नहीं दे पाएंगे और जिनकी ड्यूटी लगी हो क्या खेत खेत में जाकर इस कार्य को पूरा करेंगे। समय अवधि इसमें बढ़ाना चाहिए, 2 महीने का समय अवधि देना चाहिए और जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों को एसआईआर की प्रक्रिया से बाहर करना चाहिए ताकि पढ़ाई प्रभावित ना हो और एक एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हो, यह कांग्रेस पार्टी चाहती है। दिव्यांगजन अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 8 महीने से धरना प्रदर्शन और पैदल यात्रा कर रहे हैं। आज बड़ी संख्या में दिव्यांग मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े के निवास पर प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी संख्या में महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बस में भरकर राजधानी रायपुर के धरना स्थल तुता में छोड़ा। दिव्यांगों का साफ कहना है कि उन्हें 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये पेंशन दिए जाएं। उनका कहना है कि पेंशन उनका हक है, दान नहीं। उन्होंने नारे लगाए कि पेंशन हक है, दान नहीं, 5000 से कम नहीं और बीपीएल की दीवार गिराओ, सबको पेंशन दिलाओ। इस दौरान प्रदर्शनकारी दिव्यांग एकता जिंदाबाद और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक चौंकाने वाला जमीन विवाद सामने आया है। दीनदयाल जेठूमल ने परस राम साहू सहित कई लोगों पर फर्जी चेक से ठगी और धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोप है कि 81 लाख की जमीन मात्र 1 लाख रुपए के बयाने में बेच दी गई और रजिस्ट्री ऑफिस ने बिना जांच पूरी किए प्रक्रिया पूरी कर दी। अब आरोपी फरार है और पीड़ित को धमकियां दे रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि गवाहों को धमकाया जा रहा है और उन्हें झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। एआई के माध्यम से अभी फर्जी टाइप से अभी वीडियो वायरल हुआ था, जो पूरा गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। अब गुरुजी तो अपना ध्यान योग शिविर चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब प्रशासन भी इसमें जांच में जुटे हुए जो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे देखो क्या होता है, लेकिन वो गलत है। वो मामला जो है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। भाजपा सांसद अनिल बोंडे को नगर पंचायत और नगर परिषद चुनावों के लिए अमरावती जिला चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। मुंबई से सटे बसई में कांग्रेस नेता विजय पाटिल ने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का काफिला रोका। सड़क की बदहाली और ट्रैफिक जाम को लेकर आक्रोश जताया। नेताओं और नागरिकों ने मंत्री के सामने क्षेत्र में लगातार बढ़ रही ट्रैफिक जाम, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों और दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी के मुद्दे को उठाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजमार्ग की बदहाल स्थिति के कारण प्रतिदिन घंटों तक जाम बना रहता है। राज्य में मतदाता सूची को लेकर राजनीति गर्मा गई है। मनसे मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रही है। आज मनसे ने नवी मुंबई वासियों को दिखाने के लिए फर्जी मतदाताओं की एक सार्वजनिक प्रदर्शनी का आयोजन किया।
श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित एक साइकिल यात्रा सिसोदिया पर सिरू नादिया 15 नवंबर से 22 नवंबर 2025 तक दिल्ली से श्री अमृतसर साहिब तक आयोजित की जा रही है। इस अनूठी साइकिल यात्रा को यादगार और आध्यात्मिक बनाने के लिए प्रसिद्ध पंजाबी गायक जसवीर जस्सी ने अपनी आवाज में गुरबानी शब्द को संगीतबद्ध किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।